so that we have an idea as to where we stand and how are we waiting. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि अगर आपने लेक्चर्स को जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाले जो लेक्चर हमने किए थोड़े बहुत समझने का प्रयास किया, अगर उसे आपने ठीक से समझा तो उससे यदि प्रश्न बनाए जाए तो किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आप जो उनका सीक्वेंस है उसका आइडिया आपको लग ही गया था। आपको सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाएं, लैंडमार्क्स या माइलस्टोन्स जो हैं उसका पता लग गया था। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कई बार होता है कि आप पढ़ जाते हैं लेकिन आपको जो है वो रिटेन नहीं होता है, आप उसको पहली बार स्ट्राइक नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते समय एक ऐसी चीज, चाहे मेरे दिए हुए पीडीएफ में वो हो चाहे नहीं हो, नॉर्मली तो जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो रहते हैं, लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि उनके बारे में, उस पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में क्या फॉसिल एविडेंस मिले हैं और वो क्या इंडिकेट करते हैं, ये आपको जरूर पढ़ना है, चाहे दिया हो चाहे नहीं। एनसीईआरटी में भी शायद नहीं दिया हुआ है ठीक से, लेकिन इतना जानना जरूरी। सब गिनगुना के 3 4 5 ही हैं बस कुल मिला के। या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया, उसके बारे में जो फॉसिल एविडेंस है वो थे क्या, ये फॉसिल एविडेंस क्या थे। फॉर एग्जाम्पल कल ही हमने पढ़ा था वो नहीं पढ़ा था अपना ग्लॉसोप्टेरिस कि वो 4 थे नहीं, 4 अलग, जिसमें से 3 तो जंतु थे और एक वनस्पति के जो जीवाश्म मिले थे, जो ये अप्रूव करने में मदद करते थे कि हाँ भाई पहले सभी कॉन्टिनेंट साथ में थे। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनके बारे में हल्का सा एक बार गूगल कर लेंगे कि इतना ज्यादा इनकी चर्चा हुई है तो फिर थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि ग्लॉसोप्टेरिस क्या था, क्यों इतनी उसकी चर्चा है, बस दैट्स ऑल। किस बात के लिए वो जाना जाता है, दैट्स ऑल। वो जीवाश्म जो है वो पत्ती है एक्चुअली। पूछ ले अगर कि ग्लॉसोप्टेरिस क्या है तो बता दीजिए कि पत्थरों में दबी हुई, रॉक्स में दबी हुई पत्तियां, जो फॉसिल लीव्स हैं उनकी निशानी है, और वो इंडिकेट करता है ऐसे फर्न्स को, जो उस समय जब इवोल्यूशन हो रहा था तब फर्न टाइप के पौधे हुआ करते थे जिसमें सीड जैसे स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गए थे, तो ये उसकी निशानी है। इसी प्रकार जैसे वही है आपका मीजोसॉरस हो गया और जो है लिस्ट्रोसॉरस, ये सब जो पढ़े हम, तो वो एक स्पेशल चीज उनकी क्या है, ठीक है। ये जो लिस्ट्रो वाला रहा ना, ये जो इसलिए इतना ज्यादा खतरनाक है, ये इसका नाम इसलिए लिया जा रहा है बार बार। अरे आपको, अच्छा मैं दिखाने की कोशिश कर देता हूँ, अगर भूल नहीं गए हो तो आप, इसी में तो है शायद, है ना, इसी में हम लोग पढ़े थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए पढ़ रहे थे ना कल, ये वाला। सबसे कोनवा में जो ये देखो फॉसिल जो मिला, ये वाला लिस्ट्रोसॉरस, ठीक है। तो फॉसिल एविडेंस ट्रायसिक लैंड रेप्टाइल, ध्यान से सुनना हमारी बात, क्या लिखा हुआ है आपको मैं रिवील करके एग्जांपल के साथ दिखा देता हूं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी। फॉसिल एविडेंस ऑफ द ट्रायसिक लैंड रेप्टाइल लिस्ट्रोसॉरस। ट्रायसिक के समय में जो भी युग था ट्रायसिक, उसमें ये पाया गया था। रुको रुको, जरूरी है कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब जरा देखो भाई, ट्रायसिक, एज ऑफ रेप्टाइल्स। अब चीजें सेंस कर रही है कि नहीं कर रही है, समझ में आ रहा है। एज ऑफ रेप्टाइल्स, यही तो शुरुआत है एक तरह से। लिस्ट्रोसॉरस वगैरह क्या हो गया, जो है एज ऑफ ट्रायसिक में पाया जाता था, खूब एबंडेंट, खूब पूरे इसमें भरा हुआ था एकदम पूरा। एक समय ऐसा था कि 90 कहते हैं कि 95% ऑफ द वर्टिब्रेट पॉपुलेशन जो थी वो यही अकेले ही था, ये इतना एबंडेंट था सब जगह। सदर्न साइड में पैंजिया है, नहीं पैंजिया, उसका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी में है, कहाँ दिखाया हुआ है देखना। रुक, फिर से चलते हैं और फिर वापस आएंगे। इसी तरह से कोरिलेट कर करके पढ़ना है ताकि हमारा कोई कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो जाए। ये देखो, तो ये घूम घुमा के ये यहाँ से अगर मान लो टेथिस मान लो, तो सदर्न साइड में ये खूब अच्छे से फैला हुआ था ये सब। तो सदर्न साइड को कॉलोनाइज किया था, 95% तक का इनका जो है वो कवरेज था। इस तरह की स्थिति थी। तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिर्फ इतना पढ़ के मत छोड़ दीजिए मेरा कहने को, हम क्यों इतना बल देते हैं। और मैं जानता हूं कि आपके मन में ये विचार आता होगा, आप हो सकता है, आप लोग तो भाई पूरे
तैयारी कर रहे हैं तो आपका धर्म है कि आप मेरी भी बताई हुई चीजों को डाउट करिए। ये आपका कर्तव्य है, आपको करना ही चाहिए। तो इसलिए आप कभी किसी के संपर्क में आएंगे, किसी प्रोफेशनल के जो कोचिंग वाले हैं या किसी के भी, तो हो सकता है आपको बताया कहीं आ जाए ध्यान में कि ये सब चीजें जो है इतने इस तरह से क्यों पढ़ने की क्या जरूरत है, कौन पूछने वाला है सब। मैं इसलिए ऐसा आपको बताता हूँ कि वंस एंड फॉर एवर आप यूपीएससी में चांस लेने के लिए नहीं आए हैं कि देखते हैं होगा तो होगा। हम लोग श्योर शॉर्ट सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो यही चीज आप 20 घंटे में ना पढ़िए, लेकिन जो 1-2 घंटा में हम लोग ट्राई कर रहे हैं आपको बताने के, कम से कम उतना 1-2 घंटे की क्लास रिवाइज करने में आपको हाफ एन आवर ही तो लगेगा। अगर फास्ट फॉरवर्ड करके आप एक बार क्लास कर ही चुके हैं तो आपकी जो मेहनत है वो 2.5-3 घंटे हुई टोटल। हम चाहते हैं ये कंसेप्ट और डीप चीजें इसलिए पढ़ाते हैं ताकि फिर किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए चांस नहीं रहे कि नहीं भाई सवाल तो गलत नहीं करेंगे आप, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। और एक दूसरा इसके पीछे भी लालच है कि अब दोबारा कभी पढ़ना ना रह जाए। एक बार इतने डेप्थ से और अच्छे से पढ़ लिया कि अब दोबारा इसमें बेसिक्स में जाके किसी टेक्स्ट बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी है अपनी, ठीक है। तो जब भी कोई टर्म इंपॉर्टेंट इस तरह से आए उससे 2 या 3 पॉइंट उसके जरूर जान लिया करिए अलग से भी गूगल करके कि आखिर इतना मशहूर क्यों है, क्यों इसका नाम आता है, ठीक है। तो अब आप देखिए, हमने एक तो ये समझ लिया कि ये रेप्टाइल जैसा था और जो है वो इतना ज्यादा ट्रायसिक में जो है वो बहुत अच्छे से ये पॉपुलर था, ये भी समझ गए आप, ठीक है। अब देखो आप दूसरी चीज जो हम बताना चाह रहे हैं, कैसे पढ़ाई की जाती है कोरिलेट कर करके, कैसे अपना दिमाग लाया जाता है, ठीक है, आपको जानना चाहिए। देखो परमियन में मास एक्सटिंक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? 251.9 मिलियन ईयर्स अगो एक मास एक्सटिंक्शन हुआ था कि नहीं? देखो 70% ऑफ वर्टिब्रेट समाप्त हो गए थे कि नहीं? मानते हो सब लोग? हम लोग पढ़े हुए हैं। एक मिनट आपके चैट बॉक्स देखता रहूं। ओके, यहां मास एक्सटिंक्शन हो गया, 2/3 के करीब समझ लो, 70% वर्टिब्रेट साफ हो गए। तो जब ऐसा था तो ये कैसे संभव है कि इतने ही टाइम में कोई एक जानवर, यही जानवर जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज इतना एबंडेंट हो जाए कि 95% जो है वो पॉपुलेशन का 95% हो जाए? बताइएगा जरा कैसे संभव है? गेस कीजिए जरा, चैट बॉक्स में लगाइए और सब कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी आप। बस ये समझ लिया तो और एक बात मेरे मन में जो है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इन सब चीजों को जो कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं उनको इस पर्सपेक्टिव से, लॉजिकल पर्सपेक्टिव से, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग से पढ़ाना सिखाना, इसके पीछे का एक और उद्देश्य है। जो लोग वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के नहीं है या जो उस पृष्ठभूमि के होकर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपना पाए हैं, इसके पढ़ने के बहाने आप वो लॉजिकल पैटर्न जान जाते हैं। समझ गए बात? मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक साइड कोई बुरी है, साइंस साइड कोई अच्छा, नहीं नहीं। साइंटिफिक टेम्पर, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, ये सब आप ये पढ़ते पढ़ते ही सीख जाएंगे। आपको अलग से वो टेम्परामेंट डेवलप करने की जरूरत नहीं होगी और वो काम आएगा आपको। ये भी एक छिपी हुई चीज होगी। तो मेरा प्रश्न है कि ऐसा कैसे हुआ होगा कि ना इतना भयानक चीज हुआ और फिर इतने से पीरियड में ही, ट्रायसिक में ही, ये लिस्ट्रोसॉरस जो है वो 95% जो है वो डोमिनेंस अपना दिखा रहा है? कैसे हुआ होगा? गेस इट एंड टेल मी। छोटे छोटे शब्दों में लिखिए चैट बॉक्स में, लेट अस सी, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। इस बस एक सवाल, यही एग्जांपल आपको देना चाहते थे और उसके बाद सीधे हम लोग टॉपिक पे आ गए। कुछ समझ में आता है कि कैसे इसका जवाब, क्या जवाब होना चाहिए इसका? शाबाश आदित्य, बहुत ही अच्छा, एकदम वंस एट वंस यू हिट द नेल, एब्सोल्युटली राइट। लेस्ट्रोसॉरस इसमें बच गया था, ठीक है। अब कैसे रीजनिंग कैसे ली जाती? क्योंकि वो इसमें सरवाइव कर गया और बाकी ज्यादातर लोग साफ हो गए, इसलिए क्या आप समझ सकते हैं लॉजिकली कि अब उसके लिए खुला मैदान है तो वही तो फ्लोरिश करेगा, कोई कंपटीशन ही नहीं रह गया। डज दैट मेक सेंस टू यू? एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस? इस तरह से लॉजिकल रीजनिंग के साथ और जो है एक्स्ट्रापोलेशन के साथ, डिडक्शन के साथ, इंडक्शन के साथ हम लोगों को चीजों को समझना और पढ़ना चाहिए, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, कुछ भी हो।
ये रीजनिंग का जो तरीका है ये जरूर आप अपनाइए, मेरा कहना ये। बस इसके बाद आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बताइए, ट्राइलोबाइट्स, एक शब्द ट्राइलोबाइट्स भी आएगा, ठीक है, वो भी जान लीजिएगा। जबरदस्त जीव रहे हैं वो भी। इतना जितना बार ट्राइलोबाइट्स का नाम आता है उतना बार शायद ही किसी जीव जंतु का नाम आता होगा, तो उसके बारे में भी जान लीजिएगा। इसका अपडेटेड वर्जन आपको जो है वो मैं आज भेज दूंगा और आप फिर उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स की तरफ। 10-15 सवाल पूछने में आधा घंटा चला जाएगा। मैं आपको क्वेश्चंस बना के दे दूंगा या इंडिकेट कर दूंगा पॉइंट्स, आप उससे पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग ज्यादातर चीजें समझ चुके हैं। मुझे ऐसा विश्वास होता है कि शायद आपको कल के लेक्चर में से कोई ऐसी बहुत बड़ी कठिनाई नहीं होती होगी। ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि कल के लेक्चर में ज्यादातर चीजें समझ में आ गई होंगी, जिसका कि मुख्य जो है वो आपको स्लाइड्स में दिखाता जाता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। पहली स्लाइड आपके सामने है जो कहती है कि अल्फ्रेड वेगनर जो थे उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी। उनको लगा कि ये सब आपस में जुड़े रहे होंगे। उसके संबंध में बहुत सारे एविडेंसेस समय समय पर सामने आते रहे हैं, फिजियोग्राफी से, जियोलॉजी से, पैलियोमैग्नेटिज्म से, बायोडाइवर्सिटी से, ओशनोग्राफी और साइज्मोलॉजी से। वो क्या क्या है वो सब हमने देखा, एक एक करके सारी चीजें हमने देखी कि उनके बहुत ही डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया। बायोडाइवर्सिटी के एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने देखा कि कैसे ओशनोग्राफिक स्टडीज में जब एजेस डिटरमिन करी गई कि किसकी आयु कितनी है, तो यंगेस्ट जो है वो यहाँ और ओल्डेस्ट इस तरफ, ठीक है। और उसी को आगे जब और स्टडी किया गया तो पाया गया कि जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड होता जाता है। और आज की तारीख में सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक हाइपोथेसिस नहीं है बल्कि एक ज्ञात तथ्य है। क्या लिखा, couldn't find this PDF in the group। अरे तो वही तो बोल रहे हैं कि आज अपडेटेड वर्जन उसका हम आपको दे देंगे, वही कह रहा हूं। तो पैलियोमैग्नेटिज्म जो है फिर अगला स्टेप हुआ और वो तो और भी गजब है ना, उसमें तो मजा ही आ गया। उसने ऐसे एविडेंस दिए कि हाँ वह सही बात है, समय समय पर अलग अलग युगों में जो है वो क्रस्ट का निर्माण होता रहा है। और क्योंकि उसमें मैग्नेटाइट होता है इसलिए वो धरती के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेता है। तो अलग अलग पट्टियां जो हैं दरअसल अलग अलग मैग्नेटिज्म दिखा रही हैं, और इनके अलग अलग मैग्नेटिज्म दिखाने का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि उस समय रिवर्सल हुआ होगा मैग्नेटिक पोल्स का, ठीक है, ये भी हम समझ गए। फिर आपको मैंने बताया कि कैसे विश्व ने इस क्षेत्र में प्रगति की, भले ही जिस भी कारण से की हो, लेकिन इस क्षेत्र में भी प्रगति की कि उन्होंने जगह जगह पर जो है भूकंप को जो है वो का पता लगाने वाले और उनकी तीव्रता वगैरह को जानने वाले यंत्र स्थापित किए, सेंटर्स और स्टेशन स्थापित किए, और उससे ये पता चला कि ज्यादातर जो भूकंप आ रहे हैं वो प्लेट की बाउंड्रीज पे आ रहे हैं। तो इससे और हमारा ज्ञान जो है वो परिशोधित हुआ और ज्यादा हमें जो है परिष्कृत जानकारी मिलने लगी, और हम कह सकते हैं इन सभी एविडेंसेस के आधार पर कि अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस जो है वो एक्चुअली करेक्ट है। फिर अल्फ्रेड वेगनर साहब की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो ये बताती है कि क्या हुआ होगा, ठीक है, कैसे हुआ होगा, इसको बताने वाली थ्योरी का नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स हमने पढ़ा हुआ है, वही थ्योरी कहती है। वो कहती है, कुल मिलाकर उसका कहना क्या है कि ये विश्व का जो धरातल है, ये पूरा जो धरती का जो सरफेस है वो प्लेट्स में बटा हुआ है। कुछ ओशियानिक प्लेट्स हैं और कुछ ऐसी प्लेट्स हैं जिन पे कॉन्टिनेंट, ओशियन भी थोड़ा सा है और कॉन्टिनेंट भी है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कुल मिलाकर कहा गया कि ऐसा हमारे पास अब साक्ष्य है कि कुछ प्लेट्स एक दूसरे के तरफ जा रही हैं, कुछ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और कुछ प्लेट्स जो है वो आपस में साइड में खाली रगड़ जा रही हैं। अगली जो बात कही गई वो ये कही गई कि जहां पर दोनों प्लेट्स अलग होती हैं वहां पर नए प्लेट्स, नए क्रस्ट मटेरियल का संश्लेषण होता है। जहां दोनों प्लेट्स आपस में लड़ती हैं वहां एक प्लेट जो ज्यादा भारी है, जो ज्यादा डेंस है, वो दूसरी प्लेट के नीचे समा जाती है, यानी नष्ट होती है, और नीचे समा कर नष्ट हो जाती है, मेंटल में मिल जाती है। और तीसरी बात कही गई कि जहां पर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हैं वहां पर न तो निर्माण होता है और न विध्वंस होता है। इन तीनों से अलग अलग बनने वाले जो संरचनाएं हैं, इन तीनों से बनने वाली स्ट्रक्चर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद दीस प्रोसेसेस, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड देम, हैवंट वी। मिड जो रिजेस हैं, ठीक है, जो मुख्य जो लक्षण है, याद रखिएगा
डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का सबसे मुख्य जो लक्षण है वो रिजेस है, जो रिजेस बनती है, और वही उनका सबसे बड़ा लक्षण है अगर वो ओशियन में हो तो। वही चीज अगर लैंड पर हो रही हो तो हम उसे रिफ्ट वैली कहा करते हैं। दरअसल रेड सी, जो रेड सी है वो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के ही ठीक ऊपर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं ये प्लेट बाउंड्रीज जो अलग हो रही है उसी की वजह से रेड सी वगैरह जो है वो बन रहे हैं, वहां की संरचना आप देखेंगे। कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज की अगर हम बात करेंगे तो आप पाएंगे कि ट्रेंचेस का बनना, फोल्ड माउंटेन्स का बनना, वॉल्केनो चेन्स का बनना, मरीन आइलैंड्स बन जाना, अर्थक्वेक्स और सुनामीज मुख्य रूप से इसी से जुड़े हुए हैं। तो क्या इसका कहने का अर्थ यह है कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज से कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं? हाँ, ये सही बात है कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में न तो कोई क्रिएशन होता है और न कोई डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन अगर कभी लॉक हो जाए बाउंड्री, बहुत समय तक जो है प्लेट बाउंड्रीज लॉक हो जाए एक दूसरे में और फिर एकदम से छूटे तो भूकंप जरूर आ सकता है उनसे। हालांकि इन तीनों घटनाओं में भूकंप सबसे ज्यादा कहां आएगा, सबसे ज्यादा आने की संभावना कहां है और सबसे तीव्र आने की संभावना कहां है? कन्वर्जेंस में। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब आप जानते हैं, एक उदाहरण है, रियल एग्जाम्पल है ये, रियल एग्जाम्पल जो एक्चुअली हो रहा है। जैसे एज वी स्पीक here we are trying to understand this plate tectonics and this is what currently is going on. This is Juan de Fuca plate, ठीक है? ये plate, this plate is coming towards, ठीक है, this North American plate आप कह लीजिए, ठीक है? Juan de Fuca जो ओशियानिक प्लेट है कि नहीं है, ओशियानिक प्लेट है, वो इधर की तरफ आ रही है, इधर की तरफ आ रही है, ठीक है? ये देखो यहाँ पर ये जो जोन ऑफ, तीनों का एक साथ उदाहरण मिला जा रहा है, ठीक है? ये जोन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया। तो जब ये प्लेट इधर आ रही है तो आप समझ रहे हैं कि नहीं कि यहां से अलग हो रहे हैं ना दोनों प्लेट्स, तो ये जोन ऑफ डाइवर्जेंस हो गया, ये जोन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया। लेकिन अपनी जो बगल वाली प्लेट है उससे तो ऐसे खिसक जा रही है ना, ऐसे ऐसे खिसकाव खाली हो रहा है ना, तो ये वाला जोन कौन सा हो गया? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो गई। देखो तीनों का एग्जाम्पल एक साथ आपको दिख रहा है। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग जो है जिसे कहते हैं प्लेट्स का, ये पूरा एरिया ही ऐसा है कि वहां पर साइस्मिक जो एक्टिविटी है आप समझ ही सकते हैं ये। अच्छा एक बात तो ये समझ पा रहे हो कि कहाँ का है? आप विजुअली लोकेट कर पा रहे हैं मेंटली कि ये कहाँ कहाँ की घटना हो रही है? ये जो है ये क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ रहे हो। नॉर्थ अमेरिका वाला ये पूरा कोस्ट है ना, ईस्ट कोस्ट जो, वेस्ट कोस्ट जो है इसका, नॉर्थ अमेरिका का वो वेस्ट कोस्ट है पूरा, ठीक है? तो यहाँ पर हो रही है। और ये जो पूरी बाउंड्री है ये ऐसे मैं बनाता चला जाऊं, यहां से बाउंड्री बनाता ऐसे वहां तक चला जाऊं तो ये क्या बनेगा? पूरा चक्कर कंप्लीट कर दूं, आप समझे हमारी बात? छोटा करके बताता हूं, जो मैं कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं, ऐसे कि ऐसे बाउंड्री बनाना शुरू करूं, ऐसे बनाते 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 इधर चला हूं तो क्या बन जाएगा? नहीं समझे? अबे प्लेट नहीं बन जाएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ पहुंच गए लगभग मुकुल, एकदम पहुंच ही गए लगभग। हाँ दैट विल बी द रिंग ऑफ फायर एज यू कैन सी हियर। अभी जो हम पढ़ रहे थे तो देखा था ना ये। अगर मैं जो पूछा, मेरा सवाल ये था कि अगर यहाँ पर हम हैं, इस जगह की बात हो रही थी, यहाँ से ऐसे बनाते बनाते चले जाएं, इधर बनाते 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 तो क्या कंप्लीट हो जाएगा? यही तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। गेटिंग इट? तो एकदम वो रहिए, सजग रहिए, चीजों को समझते चलिए। अच्छा भाई, तो हम समझ गए, सबका उदाहरण वगैरह भी देख लिया, चीजें हम समझ गए। अब प्रश्न क्या आता है कि वेगनर साहब ने बताया कि क्या हुआ होगा। वेगनर साहब जब वो बताए और जब उनको क्लिक किया, आप जानते ही हैं कि अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये आज भी हो रहा है तो उससे स्ट्रॉन्ग एविडेंस कोई मेरी थ्योरी के लिए हो नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस। देयर आफ्टर हेस की हाइपोथेसिस और बहुत सारे आगे आए साइंटिस्ट आए आगे, और उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स नाम की थ्योरी को एविडेंस के साथ प्रूव कर दिया। आज हमारे पास सैटेलाइट से लेजर गाइडेड मेजरमेंट के एविडेंसेस अवेलेबल हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, प्लेट टेक्टोनिक्स हो रही है, नो डाउट। सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी
goes on to establish that the plates are actually moving and continental drift has actually happened. Okay. In fact, now we know that continental drift has been happening even before what we call Pangea. Pangea से पहले भी कई बार वो पास में आए हैं, टूटे हैं, पास में आए हैं, टूटे हैं, ये प्रक्रिया चलती रही. Okay, so there is nothing new. It has been there all since 3.5, if I am right, 3.5 billion years ago के आसपास से ही प्लेट टेक्टोनिक्स शुरू हो गई थी. एक थ्योरी इसकी और है, बता के तब आगे बढ़ता हूं, खाली जानकारी के लिए. ऐसा कहा जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए पहला जो झटका है, पहला झटका समझे ना, कि मतलब एक बार कोई आइसर ट्रैक्टर वाला जो एग्जाम्पल देते हैं, याद है सबको, जो पुरनकवा आइसर ट्रैक्टर आता था, उसमें पहले ड्राइवर उतर के जाता था, आगे हत्था लगाता था, हत्था लगा के एक बार स्टार्ट कर दे, उसके बाद चलने लगता था, है कि नहीं? तो वही बात है कि फर्स्ट जो प्रोपेलिंग फोर्स है, जो पहला जो ट्रिगर है, वो कहते हैं कि जो है किसी बहुत ही जायंट इंपैक्ट से हुआ होगा, जो कि मेंटल तक धंस गया होगा. ऐसा जो एस्टेरॉइड या मीटेओराइट जो गिरते हैं, तो एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड जो गिरा होगा और वो अंदर तक धंस गया होगा, मेंटल तक जाके, और उसने धक्का जो है वो ट्रिगर कर दिया होगा. रिबाउंड जो अर्थ का होता है, घुसने के बाद एक रिबाउंड फोर्स आता है, उसने शायद इसको ट्रिगर किया होगा. जस्ट अनदर थ्योरी, यू शुड नो दैट. ओके, ठीक है भाई, आप समझ गए. अब क्या बचा फिर? जब हम ये जान गए कि हाँ भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था, जब हम ये जान गए कि आज भी हो रहा है, तो अब वही एक क्वेश्चन बचा बस, जो कोई अभी तक नहीं दे पाया था जवाब, कि इसकी एनर्जी कहां से आती है, करता कौन है इसको. ठीक, तो अब हम वो वाला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे कि ये होता कैसे है. तो दो थ्योरीज इससे जुड़ी हैं, टेक्टोनिक साइकिल और विल्सन साइकिल. पहले आप टेक्टोनिक साइकिल समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. टेक्टोनिक साइकिल का अर्थ है कि ये जितना भी मूवमेंट हो रहा है, इसको कौन है, वो कौन चित्रकार है जिसे कहते हैं, तो वो कैसे हो रहा है. तो कहा गया कि जरूर ये, इस बारे में तो कोई संदेह नहीं है. अभी मैं आपको वो चीजें बता दूं पहले जिसमें कोई संदेह नहीं है, जो कि डिबेटेड नहीं है, अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स है. जो पहला अनडिस्प्यूटेड फैक्ट ये है कि हाँ, यहां पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है. दूसरा अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि ये है जोन जिसमें ओशियानिक प्लेट है, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे धंसती जाती है और यहाँ टूट के खंड खंड हो जाती है. ये ओशियानिक प्लेट है, ये ओशियानिक प्लेट है, मुड़ के फिर यहाँ पर डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, मेल्ट हो जाती है. ये भी अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है. इसे, ये जो है जोन ऑफ डाइवर्जेंस है, और ये जोन ऑफ सबडक्शन इसको बोलते हैं, जोन ऑफ सबडक्शन, क्योंकि ये प्लेट सबडक्ट हो जा रही है नीचे. अच्छा ठीक है भाई. ये भी देखा गया है कि जब ये वाला जो ओशियानिक क्रस्ट है, जब यहाँ पर अंदर जाके टूटता फूटता है, तो यही मेंटल के संपर्क में आते ही पिघल जाता है. और उस समय जब ये क्रस्ट पिघल रही है, मेंटल के संपर्क में आने पे क्रस्ट टूट फूट और पिघल रही है, तो जो ये पतला सा, जो यहाँ पर जो मैग्मा जैसा बन जाता है, अगर वहां पर कोई भी ज्वालामुखी बनने का स्कोप होगा तो तुरंत ही वो ऊपर जो है वहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हो जाएगी. ये भी एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है. ठीक, इससे यह अंदाजा लगाया गया कि हो न, और ये सालों से, लाखों सालों से हो रहा है, तो इससे ये अंदाजा लगाया गया कि हो ना हो, ये चीज ऐसे जाती है, टूटती है, मेंटल का हिस्सा बन जाती है, मेंटल से फिर से एक बुलबुला उठता है. बहुत ही लूज टर्म्स में आपको खाली समझाने के लिए बुलबुला बोल रहा हूं शब्द. मेंटल से फिर से एक बुलबुला जैसा उठता है, वो फिर इनको धक्का देता है, अलग हो जाते हैं वो, फिर ये नीचे जाते हैं, फिर टूटते हैं. इस प्रकार एक कन्वेक्शन सेल बन जाता है, एक संवहन चक्र यहाँ पर जो है वो बन जाता है. इधर से आएगा ऐसे, इधर से आएगा ऐसे, और ये जो उठता है, कुकुर मुत्ते जैसा कह लीजिए, जो चीज उठती है ऊपर, वो मेंटल प्लूम कहलाती है. उसको अंग्रेजी में मेंटल प्लूम कहते हैं, हिंदी इसका जरूर चेक कर लीजिएगा, PLUME, मेंटल प्लूम. ठीक है, वो मेंटल प्लूम है. इसके बारे में पहले थ्योरी थी कि ये कहीं भी जो है वो कहीं भी हो सकती है ये प्रक्रिया, लेकिन अब लोग बीच में ये भी मानते हैं लोग कि एक जगह होगा, फिक्स रहता है, ऑब्वियसली, है ना. तभी तो ये जगह निर्धारित है कि
मिड ओशियानिक रिज जैसे हम बोल रहे हैं या मिड अटलांटिक रिज बोल रहे हैं, तो उसके नीचे मेंटल प्लूम है ना, तभी तो वहां पे क्रिएशन हो रहा है नए क्रस्ट का और लोग खिसक रहे हैं। तो यानी कहा गया कि लगभग ये जो है ये एक तरह का हॉटस्पॉट्स हैं जो जिनकी जगह फिक्स्ड है, वहां से वो उठते हैं और इसी प्रकार ये सारे चक्र जो है वो मेंटेन होते रहते हैं। यही टेक्टोनिक साइकिल है। अगर यह बात सही है, टेक्टोनिक साइकिल से रिलेटेड यह बात सही है कि अभी यहाँ पे सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर ये बात सही है कि इस प्लूम की ही वजह से ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में जुड़ा हुए हैं, वरना ये कभी एक थे। जैसे ही हम ये कहें तो क्या हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाली थ्योरी को प्रूव नहीं कर रहे हैं? वही तो हम बात कर रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल जो उन्होंने कहा वही कहा। तो यानी कभी ये दोनों एक थे, लैंड मास थे, बीच में फिर जो है वो प्लूम ने जो है उनको अलग कर दिया और फिर उनके बीच में पानी भर गया, समुद्र सागर बन गया। रेड सी जैसे हो सकता है ऐसे ही बना हो रिफ्ट वैली से। अब मैं आपको बताना शुरू करूं, है ना, जैसे वो लेक, वो जो कौन सा है, वो जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जो रिफ्ट वैली है वो ऐसे स्ट्रक्चर दोनों टूट रहा है। फिर अफ्रीकन हॉर्न जो है वो भी वहां से अलग हो रहा है, आप न्यूज में भी देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये सब यानी पहले जमीन थी साथ में और फिर ऐसे खिसकते गए और फिर पानी भर गया उसमें, जब जगह बनी तो पानी भर गया, ठीक। यानी अब यहां की तो बात हो गई, अब इधर की बात करो, इधर क्या होगा? ग्लोब में दिखाऊं आपको, आप समझे इस बात को। अगर हम ये बात कहें, देखें ध्यान से कि ये अटलांटिक है, ठीक, ये अटलांटिक है, आपको करेक्टली दिख रहा है, अंधेरा हाँ, ये अटलांटिक है। ये दोनों आपस में अलग हो रहे हैं। कौन कौन अलग हो रहा है भाई? साउथ अमेरिका इधर जा रहा है, अफ्रीका इधर जा रहा है। ये अगर हम हाइपोथेसिस लेते हैं, अगर ऐसा हम कहेंगे, तो फिर यहाँ की तो बात हमने कर ली कि ऐसे हुआ होगा, लेकिन इधर क्या होगा फिर? आप समझ रहे हैं, यानी पैसिफिक ओशियन सिकुड़ता जाएगा फिर। आप मेरी बात समझ गए, तभी तो ओवरऑल सरफेस पूरा रह पाएगा। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि कुछ सागर फैलते हैं अगर, तो कुछ दूसरे सागर ऐसे महासागर होंगे जो सिकुड़ते जाते हैं। और इस साइकिल को जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता है, तो नए सागरों का निर्माण होता है और पुराने सागर क्लोज हो जाते हैं। फिर नए सागर बनेंगे, फिर क्लोज हो जाएंगे, जमीन में बदल जाएंगे। इसी घटना को डिपिक्ट करने वाली जो साइकिल है वो कहलाती है विल्सन साइकिल। ओके, ध्यान से देखें आप, क्या कहा विल्सन साइकिल ने कि यह एम्ब्रियोनिक स्टेज है, गर्भावस्था है उसकी, समझो गर्भावस्था कह लीजिए, उससे भ्रूणावस्था है जो, ठीक है। यहाँ पर एक लिफ्ट होगा, फिर कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ लीनियर रिफ्ट वैलीज पैदा होंगी कॉन्टिनेंट, किसी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है, ये सब शब्द से तो वाकिफ हो गए, अब हम फ्रीली बिना किसी संकोच के इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी यानी जमीन का जो टुकड़ा होगा, उसमें पहले एक रिफ्ट वैली बनेगी अंदर से, अगर प्लूम ने मारा तो प्लूम, ठीक है। रिफ्ट वैली जो है वो धीरे 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 डाइवर्जेंस होगा उसमें, ठीक है, जुवेनाइल स्टेज में, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत पानी भर जाएगा तो नैरो सीज बन जाएंगे, ये देखिए लाल सागर जैसा दिखा भी रहा है, ठीक है। तीसरी स्टेज क्या आएगी कि ये और डाइवर्जेंस फैलता जाएगा और जब बहुत बड़ा हो जाएगा आगे जाके स्टेज में, तो वही अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन आज की जो स्टेज है वो है, ठीक है। फिर जब फिर से धक्का लगेगा, जिस तरफ कन्वर्जेंस हो रही होगी वहां सागर बंद होते जाएंगे, जैसे पैसिफिक ओशियन अभी हम जो बात कर रहे थे, देखिए वैसा ही निकला। जो एग्जांपल हमने संजोग से लिया वही वो सही भी, क्योंकि वही घटना जब ऐसे ही हो रही है तो संजोग की क्या बात है, ठीक है। कन्वर्जेंस और होने लगेगी तो वो लगभग क्लोज होकर बंद होने की स्थिति आ जाएगा, छोटा होता जाएगा सागर, जैसे कि भूमध्य सागर की जो स्थिति है, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा कि कन्वर्जेंस एंड अपलिफ्ट हो जाएगा, जब लड़ेंगे कन्वर्ज करेंगे और अपलिफ्ट होगा, तो यंग टू मैच्योर माउंटेन बेल्ट्स बनेंगे जैसे हिमालय। ये वाला बतिया समझे, थोड़ा ट्रिकी है। जब कन्वर्जेंस हो रही है, और इसका जवाब चैट बॉक्स में देना भाई, कि जब आखिर में समुद्र क्लोज हो गया, समुद्र आपस में जो ओशियानिक या समझ रहे हो ना, ऐसे ओशन 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 तो पूरा समाप्त हो गया, अब लैंड बचा, लैंड आके लड़े, तो एक लैंड दूसरे लैंड में काहे नहीं घुस जाता है आसानी से।
अपलिफ्ट क्यों कर रहा है? देखो घुस, मैं ये नहीं कह रहा हूं सबडक्ट तो हो ही रहा है, लेकिन ये दोनों लैंड मास आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये दोनों ही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना। अब इस पोजीशन बीच में पहले सागर रहा होगा, लेकिन अभी तो ये दोनों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ही है ना, दोनों दोनों का डेंसिटी कंपेरेबल है कि नहीं है? क्या नहीं क्लियर हुआ नेहा? मैं फिर से बता देता हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहां ये जो स्थिति है ना, इसके ये इसी प्रोसेस का आगे का भाग ना समझो। एक एक प्रक्रिया ये है जो अटलांटिक ओशियन में हो रही है, और एक प्रक्रिया ये है जो समझ लो पैसिफिक ओशियन में हो रही है। यही तो बताए हम आपको, अब बताइए समझ में आया कि एक रिफ्ट आएगी, रिफ्ट ढकेलती चली जाएगी, वहां पानी भर जाएगा, जब पानी बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो खूब मैसिव महासागर बन जाएगा जिसको अटलांटिक ओशन कहते हैं। और जो अब जोन चीजें खिसकती जा रही है, इधर जाके कहीं लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी किसी से? या अगर इसके इस तरफ समुद्र है तो समुद्र छोटा होता जाएगा कि नहीं छोटा होता जाएगा? तो वो यहां से शुरू हुआ कि ये जो चीज इधर से जा रही थी, ये देखो आ रही थी, वो समुद्र को छोटा करती गई, छोटा करती गई, छोटा, ये वाली इधर इधर इसके जैसा भी कुछ है, और वो छोटा करता गया, छोटा करता गया, अंत में दोनों का जो क्रस्ट है मिल जाएगा। फिर आगे चलकर हो सकता है यहाँ रिफ्ट क्रिएट हो जाए, साइकिल नंबर 1 फिर से चालू हो जाएगी। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, ओके। तो ये समझ गए आप कि यहाँ जब डेंसिटी, हाँ सेम क्रस्ट देन अपलिफ्ट, बिल्कुल सही बात है कि अगर क्रस्ट और क्रस्ट आपस में लड़ेंगे तो नीचे जाने उतने स्मूथली नीचे नहीं जाएगा जितना एक डेंसिटी का डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा नहीं हो तो फिर लड़ाई बराबर, कोलिजन कहेंगे तब उसको क्या बोलते हैं? सबडक्शन नहीं, कोलिजन बोलते हैं। सबडक्शन ये है कि ऐसे प्लेट्स आई और ऐसे नीचे चली गई। कोलिजन ये है कि वो नीचे जाने में थोड़ा नाटक हो रहा है, लड़ रहा है, क्योंकि दोनों बराबर डेंसिटी के हैं तो ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं और लड़ रहे हैं। अंडरस्टूड माई पॉइंट? और जब ऐसा होगा तो फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, जैसे कि हिमालय हमारे उसके उदाहरण हैं। बात समझ गए होंगे, कुछ बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। अब आया असली क्वेश्चन कि बताओ भैया, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो कीजिए कि ये आता कहां से है, इसकी ताकत कहां से आती है। 3 अलग अलग थ्योरीज हैं, और ऐसा ना समझिएगा कि इनमें से कोई एक सही होगा। छोड़ हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि कुछ इसका कंट्रीब्यूशन हो, कुछ इसका कंट्रीब्यूशन हो, कुछ इसका कंट्रीब्यूशन है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए, और कुछ ऐसे घटनाएं हैं जिसको ये एक्सप्लेन कर देती है, कुछ घटनाओं को ये एक्सप्लेन कर देती है, कुछ घटनाओं को ये एक्सप्लेन कर देती है। तो 3 थ्योरीज हैं, 3 अलग अलग स्रोत बताए गए हैं। एग्जैक्टली इनमें से किसका कितना योगदान है ये डिबेट का मैटर है। ओके, तो पहला कहता है जो अभी हमने पढ़ा कि मेंटल डायनामिक्स की वजह से सब कुछ होता है। ठीक है, पहली चीज कहती है थ्योरी कि मेंटल की जो डायनामिक्स है उसकी वजह से होती है। क्या डायनामिक्स है? कि मेंटल में जो कन्वेक्शन करंट्स उठते हैं, ठीक है, वो ड्राइव करते हैं प्लेट्स को बाय फ्रिक्शनल मोशन, घर्षण बल प्रदान कर देते हैं। देखो दिखाना जरूरी है, नहीं घबराए। देखो ये जो मेंटलवा है, मेंटल में से जो प्लूम उठा, उसके बाद जो कन्वेक्शन शेल बना, तो ये इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इसमें कहते हैं कि इसमें इतना घर्षण बल होता है, इसमें इतनी रिजिडनेस होती है कि अपने ऊपर वाली चीज को भी थोड़ा सा ढकेल देती है, और प्लेट इसलिए मूव करती है। इस कन्वेक्शन सेल के वजह से, मेंटल कन्वेक्शन सेल की वजह से, जो ये ऊपर उसके ऊपर लाइन जो लिथोस्फेयर है, तो इस एस्थेनोस्फेयर की वजह से लिथोस्फेयर भी जो है थोड़ा मूव होती है। पहली जो बात कही गई वो ये है। ऑलराइट, और कुछ उसमें पढ़ने की बात होगी भाई? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये कहते हैं कि प्लूम्स राइज फ्रॉम डीप मेंटल एंड कॉज कन्वेक्शन सेल्स, वो हम समझ चुके हैं। These plumes are fixed hotspots, और इनकी जगह धरती पे फिक्स्ड है कि कहां कहां है हॉटस्पॉट्स। ठीक है, इस बात को आप समझ लो। यहां पर एक तथ्य और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो हमेशा के लिए आप बैठा लीजिएगा। जो हॉटस्पॉट शब्द है, ठीक है, ये ज्यादा आप समझिए कि ये जो प्लेट बाउंड्रीज हैं, जहां पे अलग हो रही है प्लेट बाउंड्रीज, एक तो इस संदर्भ में यूज होता है, इसका एक और संदर्भ है, मैं बताऊं क्या? प्लेट बाउंड्रीज के अतिरिक्त भी, ध्यान से सुने मेरी बात। हाँ, मैं चित्र के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूं तो आपको आसानी हो जाएगी।
हाँ। ये भी नहीं, मैं जो पहला हमारा चित्र, हाँ इससे मैं समझाता हूँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि शब्द हॉटस्पॉट आ गया है तो उसका अभिप्राय और कैसे उसका इस्तेमाल होता है बता दूं। जहां पर जैसे हम अभी ये स्टडी कर रहे थे कि इसके नीचे से मेंटल प्लूम उठती होगी और ऐसे खिसकती होगी, जब मेंटल प्लूम इधर उधर जाता होगा इसके नीचे, तो प्लेट भी ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक, ये हमने समझा। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि एक और अभिप्राय में, एक और आशय में हॉटस्पॉट शब्द का इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड टू सिग्निफाई अनदर थिंग एंड दैट इज, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, देखो ज्यादातर जो वोल्केनिक एक्टिविटी है वो बाउंड्रीज इसी तरह की जगहों पे होती है, बट कुछ ऐसे भी स्पॉट्स हैं अर्थ में, हर प्लेट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर वोल्केनिक एक्टिविटी होती है लेकिन वहां कोई बाउंड्री नहीं है, फिर भी वहां पर वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। उनको हॉटस्पॉट कहा जाता है, याद रखना आप। ठीक है, उनको भी ऐसे लगभग 60 के करीब जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं हॉटस्पॉट, जो अलग अलग जगह है जिनका इन प्लेट बाउंड्रीज से कोई लेना देना नहीं है नेसेसरी। अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो हॉटस्पॉट ये भी समझते रहेगा। तो हर वो जगह जो हॉट है स्पॉट, ऐसा स्पॉट जो हॉट है वो हॉटस्पॉट है, वो बाउंड्रीज पर भी हो सकता है और अलग अलग भी, ऐसे 60 के करीब आइडेंटिफाई हो गए हैं जो प्लेट बाउंड्रीज से जरूरी नहीं है कि कोरेस्पॉन्ड करते हैं। दैट वाज जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो पहली चीज जो है हमने ये पढ़ी कि जो मेंटल डायनेमिक्स है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज है कि अर्थ की जो ग्रेविटी है दोस्तों, वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कहते हैं, जो हम लोग अभी जो चित्रवा देख रहे थे उसी को फिर से आपको एक्स्ट्रापोलेट, इसमें दिमाग लगाएंगे, एक्स्ट्रापोलेट कीजिए इस मैकेनिज्म को, कि ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि जब यह चीज, ये जो आप मेंटल के ठीक ऊपर जो ओशियानिक, ये जो क्रस्ट है, जब यहां टूट कर गिर रही होती है, नीचे की तरफ जा रही है इस सबडक्शन के कारण, ये जो स्लैब है ये यहां पर खींचता है, सक्शन बोलते हैं इसको, ट्रेंच सक्शन। ये जो ट्रेंच बनती है, ट्रेंच ऐसे सक कर लेती है जब ये नीचे बैठना शुरू करता है, इसके चक्कर में ये खींचता है, तो इसके चक्कर में ये भी पीछे रसरी जैसा, समझो रसी, ऐसे रस्सी डाल के अगर यहाँ खींच लें तो ये ऐसे खींचता हुआ नहीं चला आएगा। दैट इज द सेकेंड मैकेनिज्म, की जो ग्रेविटी है अर्थ का, जब इसे खींचता है तो ये स्लैब पुल इसे बोलते हैं, कि जैसे स्लैब को कोई खींच रहा है, ये यहाँ पर पुल होता है, जिसे ट्रेंच सक्शन भी कहते हैं। ट्रेंच सक्शन के इस फोर्स के कारण प्लेट का मूवमेंट होता है। ठीक है, निवली फॉर्म जो क्रस्ट है, जब रिजिड से अलग जाती है, दूर हटती जाती है, तो वो कूल और डेंस होती जाती है कि नहीं? बताओ भाई, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। नई नई जो क्रस्ट बनेगी वो तो यहाँ थोड़ी गर्मी होगी, उसमें थोड़ा एज नहीं है, अभी कूल हो रही है, अभी उतना डेंसिटी नहीं है, जैसे जैसे दूर जाएगा देखिए मोटा होता जा रहा है, डेंस और हैवी होती जा रही है। ये हमने कल भी बात की थी कि इसकी थिकनेस यहाँ कम से कम, सबसे कम और यहाँ सबसे अधिक होती है, तो ये इतना भारी हो जाता है कि नीचे गिरता है तो इसको खींच लेता है, और इसलिए प्लेट्स का मूवमेंट होता है। एक दूसरी थ्योरी ये हो गई, पहला मेंटल वाला, दूसरा ग्रेविटी हो गई। ठीक है, तीसरी थ्योरी क्या है? तीसरी थ्योरी कहती है कि अर्थ का रोटेशन जो है बहुत ही गजब। ठीक है, मैं बताता हूं क्या। टाइडल फोर्स का मतलब समझते हैं ना? टाइडल फोर्स तो आप समझते हैं, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण की शक्ति। ये धरती है, ये ऐसे मान लीजिए घूम रही है, ऐसे ही घूमती है नहीं रे, धरती जो है इस तरह से मान लो घूम रही है। ठीक, मान लो चंद्रमा यहाँ पे है, ध्यान से सुनना हमारी बात, अगर हाथ दिख रहा हो तो। हाँ, चंद्रमा मान लो यहाँ पे है, ठीक है, और धरती ऐसे घूम रही है, तो जो अट्रैक्शन है, जो इसका पुल है वो, और यहाँ पर धरती बल्ज हुई हुई है, मालूम है कि नहीं? इस नाचने की प्रक्रिया में, वही तो उस दिन बताए थे, थोड़ा बल्ज हो गई है, ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, ये यहाँ पर ऐसे निकला हुआ है, ऐसे है, ऐसे बल्ज हो गई है ये चीज, यहाँ पे ऐसे बल्जिंग हो गई है इसकी। ठीक है, तो वो जब खींचता है उसका भी प्रभाव पड़ता है प्लेट्स के मूवमेंट पे। वेस्टवर्ड जो है, जब घूम रही है तो मून अगर यहाँ पे है तो उसको ऐसे खींचेगा, वो उधर जाना चाह रहा है लेकिन वो इधर को खींचेगा। तो विशेष रूप से चंद्रमा क्योंकि बहुत पास में है, तो चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है
वो भी इसके लिए किसी न किसी डिग्री तक जिम्मेदार मानी जाती है। क्या ये तीसरा पॉइंट समझ में आया? नहीं, जेम्स बॉन्ड गड़बड़ाओ मत भाई, जितना बतावा जाए उतने समझो, उसके अलावा कुछ ना समझो। ग्रेविटेशनल पुल वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स का बात नहीं हो रहा है, समझो बात को। अर्थ का जो ग्रेविटी है वो तो हम लोग पॉइंट नंबर 2 में समझ चुके। अभी हम लोग मून की जो आकर्षण शक्ति है, जिसकी वजह से ज्वार भाटा आता है, जिसको टाइडल फोर्स कहते हैं, है ना, सिर्फ और सिर्फ उसी की बात करते हैं। अर्थ एंड मून मत लिखो, अभी यहां पर सिर्फ मून की आकर्षण शक्ति की बात हो रही है। ओके, समझ गए तीनों चीज? रमाकांत, मैं फिर से बोलता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो आप जानते हैं कि ज्वार भाटा आता है चंद्रमा की पुल पावर की वजह से, वो पुल कर लेता है उसे। यहां पर आप ये भी जानते हैं कि धरती जो घूमते घूमते जो है, जब घूम रही है जो धरती, वो उसमें जो है क्या है, परफेक्ट सर्कल नहीं है वो। यहाँ पर ये वाला पोर्शन बल्ज कर गया है, बल्ज, जियोइड जिसे कहते हैं, जियोइड हो गया, बल्ज हो गया है, तो शेप इसका जियोइड इसलिए कहा जाता है। तो अगर ये यहाँ पर बल्ज हो गया है दोस्त, और मून अगर इसे मान लो यहाँ पर मून है, ठीक है, घूम रहा है, तो भाई एक हिस्सा तो ऐसा होगा ना जो चंद्रमा से दूर की तरफ जा रहा है, ऐसे नाचने में चंद्रमा से दूर की तरफ जाएगा, तो चंद्रमा उसे पुल करेगा, अगर आप समझे, तो वो एक काउंटर फोर्स जैसा काम करेगा कि नहीं करेगा? ओके, तो कहा जाता है कि इतनी ताकत है चंद्रमा में कि वो जो है प्लेट टेक्टोनिक्स में थोड़ा ही बहुत सही, लेकिन उसमें रोल अदा कर सकता है, करता है, लोग ऐसा मानते हैं। उसके लिए इनडायरेक्ट एविडेंस भी देते हैं लोग। वो कहते हैं कि जैसे एग्जांपल ले लीजिए वीनस का और मार्स का। वीनस और मार्स के अपने चंद्रमा है कि नहीं है, ये बताओ। देखो चैट बॉक्स में, गूगल ना करना। पढ़ा थोड़ा तो है नहीं है तुम लोग, झूठे। कहा रहा कि थोड़ा सौर मंडल के बारे में और थोड़ा सा जो है पढ़ लेना अर्थ के इंटीरियर में, दो ही तो होमवर्क दिया था। वीनस का अपना कोई मून नहीं है, मार्स का जो मून है भी वो बहुत छोटा है, बहुत इनसिग्निफिकेंट है। इसीलिए इसकी इस थ्योरी को वो करने के लिए कि चंद्रमा की वजह से भी इसका प्रभाव पड़ता होगा, इस थ्योरी को साबित करने के लिए इसके सपोर्ट में वीनस और मार्स का एग्जाम्पल दिया जाता है कि वीनस और मार्स पर किसी तरह की प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है। ठीक है, वहां प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है, तो शायद इसीलिए होगा क्योंकि वीनस का अपना तो चंद्रमा है ही नहीं, और मार्स का जो चंद्रमा है भी वो बहुत टू इनसिग्निफिकेंट इन साइज, एंड दैट इज व्हाई परहैप्स देयर इज नो प्लेट टेक्टोनिक्स देयर। अंडरस्टूड? लेकिन इतना आसान नहीं होता है। उसमें दिक्कत क्या है? एक दिक्कत है, जैसे ही आप टाइडल फोर्स वाला थ्योरी है, तीसरे नंबर का थ्योरी जैसे ही बोलेंगे आप, ठीक है, वैसे ही ये बोलता है कि अच्छा इसलिए हो रहा है वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट, इसलिए हो रही है कि वेस्टवर्ड जो है वो ड्रिफ्ट कर रहा है। ठीक है, धरती कैसे घूम रही है, देखो ध्यान से सुनना हमारी बात, तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप इस गूढ़ता को समझ भी पाएंगे। ठीक है, धरती इस तरह से मान लो घूम रही है, यहां से शुरुआत करो ऐसे। ठीक है, थ्योरी देने वाले क्या कह रहे हैं भाई, कि जो ये बल्ज बनता है इस पर बहुत पुल पड़ता है, टाइडल पुल पड़ता है मून का, और इसलिए जो है वो ऐसे जो ड्रिफ्ट हो रही है। आप समझो, एक एक ये बात कैसे हम तुमका समझाएं, रुको हम बता रहे हैं। अगर ये जो लिथोस्फेयर है वो एस्टेनोस्फेयर के ऊपर सिर्फ स्लिप हो रही है, तो तुम समझे कि अंदर का जो पूरा जो मैसिव वाला पार्ट है वो तो घूमता जाएगा, लेकिन ये जो ऊपर जो है वो उसके ऊपर खाली तैर रहा है ना। आप समझो हमारी बात, ऐसे एक ये ले लो बोला, एक इसके ऊपर एक और चिपका दो, तो ई जब घूम रहा है तो इसको साथ के पकड़ के घुमाना चाहिए। अगर पूरा का पूरा एक दूसरे से टांका मार दे यहाँ पे, तो जैसे जैसे ये घूमेगा, अगर ऐसे ये घूमा तो ये भी ऐसे ही घूमेगा। लेकिन अगर ये माना जाए कि ये इसके ऊपर तैर रहा है, टांका नहीं लगा है इसमें, ये फ्री है, तो चंद्रमा जब खींचेगा तो ये जल्दी घूम जाएगा और इसको थोड़ा रेजिस्टेंस लगेगा ऊपर वाले भाग को। लूजली मैं ऐसा समझा सकता हूं आपको, अगर आप समझ पा रहे हैं। तो पूरी धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे जा रही है, लेकिन चंद्रमा के पुल की वजह से ये थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि जैसे पीछे छूट जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा पीछे छूटता जा रहा है। समझे हमारी बात? तो वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट होगा,
पश्चिम की तरफ ड्रिफ्ट होगा। तो इसलिए कहा गया कि चंद्रमा का पुल जरूर इसमें कोई ना कोई रोल करता होगा। लेकिन दिक्कत क्या है? फारूक और निर्मल आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पे भी। इसमें दिक्कत ये हुआ कि ये बताओ, अगर ऐसा है तो चंद्रमा आज से तो है नहीं, ठीक है, चंद्रमा जो है आज से तो है नहीं, लेकिन जो वेस्ट की तरफ प्लेट्स का जो ड्रिफ्ट है, फिर ऐसा क्यों है कि वो मुख्य रूप से 30 मिलियन ईयर्स एगो से ही इसकी एविडेंस है कि वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट जो प्लेट्स का शुरू हुआ है वो 30 मिलियन ईयर्स एगो से ही शुरू हुआ है। तो उससे पहले चंद्रमा नहीं था। तो बहुत सारे इसमें भी फिर झोल आ जाते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हो सकता है ये कंप्लीटली उसे नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हो, लेकिन टाइडल फोर्स की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब निर्मल का प्रश्न है कि सर, मून इफेक्ट मस्ट बी गेटिंग काउंटर बैलेंस टू डेली as the portion which pulled at one point of the day would get pushed after around 12 hours. Are you accounting for Earth's own spin also? समझ गए बात? चाहे मून का पोजीशन चेंज होता भी जाए तो वो सक्सेसिवली जो है वो वेस्ट की तरफ जो भी उसके सामने आएगा उसको खींचता जाएगा कि नहीं खींचता जाएगा? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। उसकी पोजीशन बदलती भी जाए, मून की धरती ऐसे घूमती जा रही है और मून की पोजीशन जो है वो कहीं भी रहा, यहाँ 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 कहीं भी रहा, जिस पर इसका अख्तियार चलेगा वो उसको इधर को ढकेलेगा, अपनी तरफ खींचेगा वो। तो हमेशा ये रिलेटिव इक्वेशन हमेशा बना रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ऑलराइट, हाँ, तुम उस दृष्टिकोण से कह रहे होगे कि अल्टीमेटली सर होता क्या है कि चंद्रमा तो ऐसे जैसे चंद्रमा भी घूम रहा है, चंद्रमा भी तो घूम रहा है, ठीक है। तो अगर इसका कहना है कि इससे जो पुल हो रहा है इस साइड जो ऑपोजिट साइड है, तो ऑपोजिट साइड काउंटर बैलेंस हो जा रहा है। नहीं, इसको टाइडल जो ज्वार भाटा आते हैं उससे इसको नहीं हमको जोड़ना है। सवाल यहां लिमिटेड क्वेश्चन क्या है कि चंद्रमा जिस अर्थ के जिस भी साइड पर जहां भी वो एक्सपोज हो वो उसको अपनी तरफ पुल करेगा कि नहीं करेगा। और फिर जब चंद्रमा से वो चीज मान लीजिए दूर हो जाएगी तो फिर वो चीज दूर खींचना। सो इफ यू आर सेइंग दैट इट मे नॉट बी अ कांस्टेंट टाइडल पुल एज इन द केस ऑफ जो ज्वार भाटा आता है, जो एबिंग होती है, रिसीडिंग होती है, उसके हिसाब से अगर तुम कहना चाह रहे हो तो कंसेप्चुअली यू आर ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑब्वियसली दैट्स वेरी ऑब्वियस कि टाइडल फोर्स अगर मून का लगता है तो वो जिस समय जिस तरफ एक्सपोज होगा उसी पर लगेगा, उसके उस साइड में बस काउंटर बैलेंस कहना वो ठीक नहीं, ठीक है। काउंटर बैलेंस कहने का एकमात्र ओकेजन तब आएगा दोस्त जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तब इस एक स्ट्रेट लाइन में हो, तब वो आप वाली जो बात है कि जो है जब एक साइड में होंगे दोनों, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ऐसे हो जाए, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, और चंद्रमा एक तरफ हो, सूर्य इधर हो और पृथ्वी बीच में हो। ये काउंटर बैलेंस शब्द एक्चुअली एक्यूरेटली तब यूज करना ज्यादा ठीक है कि टाइडल पुल है मून का वो काउंटर बैलेंस हो जाए। am I making sense, निर्मल? Unless you are satisfied, we will not move ahead. You can come back to me with a supplementary question as well, isn't it? तो आप भी शायद एग्री करते होंगे कि उस शब्द को इस्तेमाल करने के लिए, काउंटर बैलेंस वाले शब्द को इस्तेमाल करने के लिए हम फिर जब हम वो इसके बाद वो चीज पढ़ेंगे ही, तब हम लोग इस पॉइंट को याद रखना और इसको हम वापस डिस्कस करेंगे कि जो काउंटर बैलेंस शब्द है वो सही मायने में तब इस्तेमाल होता है जब ये स्थिति बने कि एक तरफ चंद्रमा खींच रहा हो, एक तरफ जो सूर्य का जो है पुल हो, बीच में धरती पड़ जाए। ऐसी स्थिति आती है, आप जानते ही, आपने इसको ज्योग्राफी के एलिमेंट्री ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। तो तीनों थ्योरीज आप समझ गए कि ये 3 थ्योरीज दी गई हैं और कहा जाता है कि इसमें कोई सही गलत की बात नहीं है भाई, जो है थोड़ा थोड़ा सबका रोल है। मुख्य रूप से मेंटल डायनामिक्स को जो है ना, मेंटल की जो डायनामिक्स है वो उसको प्रोमिनेंट माना जाता है और ग्रेविटी वाले को, इन दोनों को प्रोमिनेंट माना जाता है और टाइडल फोर्स को जो है वो सेकेंडरी माना जाता है, जाने रहिए। तो इस सब कहानी में भारत का परिप्रेक्ष्य क्या है ये भी समझ लीजिए भाई कि भारत की स्टोरी क्या है। ये है भारत की स्टोरी भाई, हमारे देश का की जो पौराणिक गाथा है वो ये है, कैसे कैसे सब कुछ हुआ है। ये स्टेज बन रहा है भाई, ठीक है। कब ट्रायसिक में ये स्थिति थी भाई, है ना। अभी हम बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे कि जरूर ये लोग जुड़े रहे होंगे, तभी लेस्ट्रोसॉरस जो है वो ट्रायसिक में ही तो फैला हुआ था, यहां से यहां तक सब में।
तो वही बात फिर से हो रही है कि यहां पर सब पैंजिया नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में जुड़े हुए थे। फिर सेकेंड स्टेज में जो टेथिस सागर है, टेथिस सागर ने जो है घुसना शुरू किया और लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, इस तरह से दो भाग जो है वो अलग होना शुरू किया। देखिए कैसे मूवमेंट हुआ होगा, प्लेट्स कैसे मूव हुई होंगी, ये उसको बता रहा है कि ऐसे ये चलना शुरू किया, ये इधर को चलना शुरू किया, ये इधर को, और यहीं पर ट्रायजिक और लेट ट्रायजिक के ही बीच में कहा जाता है कि जो इंडियन प्लेट है, जो कि पहले अंटार्कटिका का हिस्सा हुआ करती थी, वो यहां से टूट गई और फिर उसने चलना शुरू किया 180 मिलियन ईयर्स अगो। फाइन। स्टेज 3 इज लेट जुरासिक, डायनासोर वाला जो पूरा युग चला। लेट जुरासिक में 135 मिलियन ईयर्स अगो अभी भी इंडियन प्लेट कहां है इस समय? मकर रेखा पे है कि नहीं है? तो लेट जुरासिक में सर कोई कुछ लिखा, कैन वी से वॉबलिंग ऑफ अर्थ इज द रिजल्ट ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, योर क्वेश्चन है कि ये जो वॉबल है, आप हमको, अरे बहुत मजेदार मैकेनिज्म है ये, बहुत इतने कम समय में ये मजा नहीं आएगा, मुझे बर्दाश्त रहाइश नहीं होगा जिसे कहते हैं। यू जस्ट स्टे पुट, हैव पेशेंस एंड यू विल अंडरस्टैंड। जो हमने याद है 3 फैक्टर बोले थे कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है, वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऐसा हुआ है अगर कि ये मास एक्सटिंक्शन हो गया या ऐसा हो गया, फिर ये सीजन आया या फिर ऐसे एनवायरमेंट आया, ये क्यों हुआ था, उसके पीछे हमने 3 थ्योरीज पढ़ी थी। वो 3 थ्योरीज क्या थी? एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या थे, याद है सभी को, कि अर्थ का अपने एक्सिस पे झुकाव, फिर वॉबल, और फिर अर्थ का सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा पथ है वो। इसका इतना शानदार और गर्व होता है ये सोचकर, इसको मैं डिटेल में बताना भी चाहता हूं, मेरा बड़ा मन है इसको बताने का। तो कैसे जो है, क्यों ऐसा है कि श्री रामचंद्र जी के समय में, जो कि 12,000 BCE के आसपास माना जाता है, बहुत सारे अलग प्रोजेक्शंस है, कि उस समय भी क्या सावन के महीने में वर्षा होती थी, वर्षा ऋतु आती थी, तो आपको पता चलेगा कि उस समय तो माघ पूस में वर्षा आया करती थी। तो ये क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? क्या जो हमने नामकरण किए हैं उसमें सीजन इधर उधर भी हो सकता है? तब आपको पता चलेगा कि अरे भाई, ये 26,000 वर्षों की एक साइकिल है, हमने देखा था, याद होगा आपको, प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्सेस जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये वॉबल, प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्सेस, ये सारा चीज हम आपको सीजनैलिटी पढ़ाते समय बताएंगे, जो कि या तो नेक्स्ट क्लास ही होगी या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम कर देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। Sir, I meant to say that if due to moon's effect, Tokyo in the evening got pulled to west by 1 centimeter, but after approximately 12 hours due to Earth's rotation, it will reach a point wherein it will get pulled by 1 centimeter, but this time it will be towards east, resulting in nullifying the effect which it caused. कैसे भाई, कैसे? चलो टोक्यो का एग्जांपल लेके बता देते हैं। अब सेजल, तुम्हारा पॉइंट क्लियर हो गया ना, कि वो पूरा डिटेल में हम लोग उसको पढ़ा जाएगा। ठीक है भाई। ये कह रहे हैं, जो क्वेश्चन है निर्मल पूछना चाह रहे हैं कि जापान है, मान लो जापान ऐसे घूमा और चंद्रमा ने इसको खींच लिया। जापान को ऐसा ना समझ लीजिए, किसी कंट्री को स्पेसिफिक नहीं खींच रहा है, इस प्लेट को मान लीजिए, इस प्लेट पर इसने अपना एग्जैक्ट पुल किया, फिर ये जो पुल है, ये पुल चला जा रहा है, पुल है ना, यहाँ भी पुल, उसको जो पुल एक बार एक्ट हो गया, वो हो गया ना, इसको ड्रिफ्ट करने की कोशिश की, वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट करने की कोशिश, झटका दे दिया उसने, मून ने पुल कर लिया, वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट करने के लिए दिया। अब तुम बताओ ऐसा कौन सा अर्थ रोटेट कर रहा है? अर्थ तो यहां भी रोटेट कर रही थी, तो क्योंकि मून का जो पुल है वो अर्थ के रोटेशनल जो टेंजेंशियल फोर्स है, जो मोमेंटम है, उससे ज्यादा था, तभी तो इस पर प्रभाव पड़ा। डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट? अनलेस मून्स टाइडल फोर्स इज स्ट्रॉन्गर एनफ or stronger than earth this rotational momentum, unless that is the case, how would at all moon have any effect on these plates? So it is taken for granted, it's a given that yes, of course, moon's tidal pull is more than the earth rotation, so no matter where earth rotates and goes, okay? अब इस तरफ अगर आता तो चंद्रमा यहां खड़ा थोड़ा है सूरज की तरह, समझ गए बात? चंद्रमा यहां खड़ा थोड़ा है, वो भी तो मूव कर रहा है। You got my point? In any case, ये प्लेट कहीं भी जाए, जो इफेक्ट इस पे वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट का लग गया, that will have its effect. फिर यहां पर ऐसे करके आएगा, फिर एक बार पुल इसको लगेगा। That's how it happens. जो भी
फोर्स रहे तो सारी प्लेट्स, इनफैक्ट व्हाट विल हैपन, वन आफ्टर द अदर ऑल द प्लेट्स विल, one after the other, all the plates will experience this pull. All the plates will experience this pull. And because that is stronger than Earth's rotational momentum, that is why perhaps it may be having effect. ठीक है, ये जैसे तुमने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा, वैसे मैं भी सिर्फ और सिर्फ अपना जो कंजेक्चर है, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग है, उसके बेसिस पे खाली बता रहा हूं। जब हम विस्तार में उस चीज को टाइडल फोर्सेस के साथ पढ़ेंगे, अर्थ के रोटेशन और प्लैनेटरी रोटेशन जो है म्यूचुअल, अर्थ का, मून का और सन का, तब हम लोगों को शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई विल कीप इट ओपन एंडेड रादर देन बीइंग अ फूल, आई विल कीप इट ओपन एंडेड एंड देन वी विल डिस्कस अपॉन इट अगेन। हाँ, तो हम इस इंडियन प्लेट की जर्नी के बारे में बात कर रहे थे। तो कहाँ थे? 135 मिलियन ईयर्स एगो, लेट जुरासिक में जब हम जाएंगे तो इंडियन प्लेट यहां थी। फिर क्या हुआ? इंडियन प्लेट ने लगभग 65 मिलियन ईयर्स एगो, आज से, यानी लेट क्रिटेशियस की बात हो रही है। क्या कोई बता सकता है कि इस समय के आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना हुई थी क्या जियोलॉजिक टाइम स्केल में? कोई नहीं बताएगा? चलो हिंट दे देता हूं, 66 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था? बिल्कुल सेजल, 66 मिलियन ईयर्स एगो, डू यू रिमेंबर? हमने जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ी है उसी से आंसर देना है बस आपको। आपको तो ध्यान होगा, मास एक्सटिंक्शन हुआ था ना एक, और कहा गया था कि बस यही आखिरी था, उसके बाद जो जीवन चल रहा है वो हम लोगों का चल रहा है। इसीलिए तो कहा था सब यार खंड याद कर लो, माइलस्टोन सारे याद कर लो। तो जो मास एक्सटेंशन होना था वो यहाँ पे हो चुका था, ठीक है, इस जगह पर जो होना था हो गया था। उसके बाद फिर इंडियन प्लेट जो है वो इक्वेटर को क्रॉस करके हमारी तरफ आई, तो जिंदगी का पैगाम लेकर आई ऐसे कहीं, ठीक है। और फिर स्टेज 5 में जो है इसके 65 मिलियन ईयर्स के थोड़ा सा बाद में फिर ये यहाँ से चलती गई चलती गई चलती गई और आकर एशियन प्लेट से टकराई, ठीक है। तो पहले ऑब्वियसली जब ये टकराव हुआ होगा तो इनका जो पहले ओशियन वाला हिस्सा रहा होगा वो टकराया होगा, फिर वो पूरा अंदर घुस गया, फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट बचा, वो लड़े। अब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट आपस में जब लड़े तब अपलिफ्टिंग हुई और क्या बना आप लोग जानते ही। ये है कहानी इंडियन प्लेट की, देखिए। 71 मिलियन ईयर्स एगो, यानी अंटार्कटिका से टूटा और फिर ये मकर रेखा के आसपास हो गया। 55 टू 60 मिलियन ईयर्स एगो के आसपास वो इक्वेटर को क्रॉस करने की स्थिति में था। 16 सेंटीमीटर पर ईयर से 5 सेंटीमीटर पर ईयर के बीच एवरेज इसकी स्पीड रही, ठीक है। और फिर चलते 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 38 मिलियन ईयर्स एगो इट वाज ऑलरेडी ऑन दिस साइड ऑफ द इक्वेटर। 10 मिलियन एगो जाके ये लड़ा होगा। और फिर ये कैसे हुआ था याद है किसी को? हम लोग पढ़े थे कि ऐसे इंडियन प्लेट ये है, ऐसे लड़ी, फिर कैसे उसने अपने आप को एडजस्ट किया। पहले यहां लड़ी धाए से, फिर यहां, फिर ऐसे एक दो बार ये ऐसे लड़ाई हुई और फिर जाके ऐसे माउंटेन रेंज है। आप देखिए माउंटेन रेंज ऐसी है कि नहीं है, यही शेप है कि नहीं है। सो दैट इज द प्रिसाइज रीजन द वे इंडियन प्लेट हैज कोलाइडेड ऑन 2 पॉइंट्स। कौन से 2 पॉइंट्स है? कोई लिख सकता है चैट बॉक्स में? बताइए। 1 साल हो गया, खैर अभी क्या याद होगा आप लोगों को। जल्दी कोशिश करिए, याद करिए। इसको क्या हो गया भाई? कौन लिखा? शाबाश शाबाश, कितनी खुशी की बात है। हाँ हाँ ठीक बात, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, कितने तरह के बेंड होते हैं, सिंक्लाइनल और ये सब सब पढ़ेंगे, उसमें अभी नहीं परेशान हुई। ये बड़े इंपॉर्टेंट जो मजेदार जगह हैं, जो यहाँ पर लड़ा एक, ठीक है, और एक यहाँ पे लड़ा, तो इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? जांचकर तो पूरी सीरीज हो गई, ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो।
जिसको याद होगा पुराने क्लास में याद होगा, कोई बात नहीं, आई लीव इट टू यू। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए। अब समझो, अब इस बात को इसी के साथ साथ समझ लो, इररेस्पेक्टिव ऑफ, मेरी बात को ध्यान से, अब सब लोग गूगल से हट जाओ, हट जाओ। इतना जरूर समझा करो कि जो चीज इजीली हो जाए वरना छोड़ दो उसको फिर। ठीक है, अब आगे लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज क्लास। इसके बाद ये आपको एक नजर देखना जरूरी है, इसको डिटेल में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको एक नजर खाली देख लीजिए। ये इंडियन प्लेट अपनी जर्नी के स्टेज में कहीं भी रही हो, अलग अलग समय पर उस पर ये घटनाएं अंदर 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 होती रही। समझ गए बात? अंटार्कटिका से जब टूटा और जब यहां तक आया, आके लड़ा, उसके बीच में बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं और अलग अलग तरह की रॉक्स यहां डेवलप हुई हैं। देखो क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त। सबसे पुरानी रॉक्स कौन सी हैं जो कि तभी डेवलप हो गई होंगी जब अर्थ की ओरिजिन हुई थी? तो अगर मैं आर्कियन शब्द बोलूं तो आप समझ जाएंगे। तो बताओ भैया कि आर्कियन जो है वो कितने मिलियन ईयर से की पहले की बात है, जरा बताओ तो, बताओ, अंदाजा मारो। प्लीज मेक योर बेस्ट गेस इफ यू डू नॉट रिमेंबर। मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल है, आर्कियन शब्द लिखा हुआ है कि इंडिया के ये जो हिस्से हैं वो दरअसल आर्कियन के समय में बने थे। दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड। ओके, तो आप बताइए मुझे कि आर्कियन का अंदाजन जो है वो क्या टाइम रहा होगा, आर्कियन जिस समय ये बन चुका होगा। यानी हो सकता है ऑब्वियसली उस समय वो अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन आप बताइए तो कम से कम अंदाजन, एक अंदाजा। ठीक है, चलो चलो थोड़ा पहुंचे वहां पे। 250 से 2500 से 4000 के बीच का है। ठीक है, 4 बिलियन ईयर्स से जिसे कहते हैं 2.5 बिलियन ईयर्स से 4 बिलियन के बीच के आसपास की बात है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट अब आप कम से कम जो मोटे मोटे क्लासिफिकेशन है वो तो जान लीजिए भाई। ठीक है, फिर कहते हैं कि लोअर प्रोटेरोजोइक, अपर प्रोटेरोजोइक, यानी प्रोटेरोजोइक जो समय है, प्रोटेरोजोइक में ये वाले रॉक्स जो है वो डेवलप हुए। ठीक है, फिर पैलियोजोइक में आइए। पैलियोजोइक में ये गुलाबी जैसे थोड़ा सा मिलते जुलते जो दो तरह के रॉक्स हैं वो डेवलप हुए। ठीक है, ये हुए। फिर मेसोजोइक में यानी जुरासिक और ट्रायसिक में ये वाले एरियाज जो है वो डेवलप हुए। ठीक है, ये देखो छोटे छोटे पैच दिख रहे हैं जो जो है इसमें डेवलप हुए। फिर टर्शियरी में ये देखो, ये जो है ये वाला कलर है, ये टर्शियरी में डेवलप होना शुरू किया। ठीक है, क्वाटरनरी सबसे लास्ट में आओगे। क्वाटरनरी तो ये क्या, कौन सा चीज है ये जिसपे मैं उंगली फिरा रहा हूं, ये कौन सा हिस्सा कहलाता है? अगर आज मैं आपसे पूछूं कि फिजियोग्राफी के डिविजन्स के टर्म्स में नाम बताइए कि ये एरिया जिसपे मैं हाथ फिरा रहा हूं ये क्या है? शाबाश, बिल्कुल निर्मल, एब्सोल्युटली राइट, प्लेन्स है ना रमाकांत? यस, नॉर्दर्न प्लेन, बिल्कुल सही बात। तो ये प्लेन्स हैं जो सबसे बाद में बने, तो नेचुरल नहीं है। आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ऑब्वियसली नदियों ने जब काटना शुरू किया, काट काट के सारा चीज आके यहाँ पाटना शुरू किया, तो ये घटना तो बाद में हुई ही है कि नहीं है? ठीक, और क्रिटेशियस पीरियड में, मेसोजोइक जो है, क्रिटेशियस पीरियड में, अभी आदित्य कुछ बोल रहा था, याद होगा आपको, आदित्य ने क्या जवाब दिया था जब हम लोग कुछ बात कर रहे थे कि डेक्कन ट्रैप, दक्कन का जो पठार है, ये दक्कन का जो पठार है ये कब बना था? क्रिटेशियस के आसपास। ठीक है, जुरासिक और ट्रायसिक और क्रिटेशियस के आसपास। तो क्रिटेशियस के एरिया में ये चीज बनी, तो के एरिया कह रहा हूं, के एरा में ये चीज बनी, मान लो क्रिटेशियस। तो तब मेरा सवाल यह है कि क्रिटेशियस में जब दक्कन का पठार बना तब ये प्लेट कहां थी? अब इंटरेस्टिंग लॉजिक लगाना चाहिए, ये प्लेट कहां रही होगी बताइए भाई। कितना ध्यान है आप लोगों को इससे पता चल जाएगा। देखो चैट बॉक्स में, सब भूल गए, फट से भूल गए। क्रिटेशियस का पहले पीरियड तो बताओ। बिल्कुल आदित्य, एकदम सही बात है। 65 to 141, तो 71 मिलियन ईयर से वो यहां से टूट के मान लो इधर आना शुरू हुआ है। ठीक है, उससे भी पहले होगा ऑब्वियसली। हम लोग अभी देखा ना वो वाला चीज देखा,
आप इस वाले चित्र पर ध्यान दीजिए ना, मतलब कंसेप्चुअली एकदम क्लियर हो जाना है अपने को दोस्त, जरा अभी उसमें लोड लेना ही नहीं है। ये देखो, लेट जुरासिक 135 मिलियन ईयर्स अगो, यानी यहां से ही फिर अब आगे वो माहौल शुरू हो गया होगा ना। तो यहां पर देखो, यहां पर था इंडिया, जो इंडियन प्लेट थी वो इस जगह थी, और यहां से आगे बढ़ना शुरू हुआ, और ये रहा लेट क्रिटेशियस। लेट क्रिटेशियस आते आते यहां पर कहां पहुंच गई हमारी इंडियन प्लेट, यहां पहुंच चुकी थी इक्वेटर के पास। ठीक इक्वेटर को जब उसने क्रॉस किया, तब मजेदार चीज बताते हैं, तब ये जो प्लेट है, ध्यान से सुनो हमारी बात, और इसको हम कैसे उदाहरण से समझाएं आपको, बांसुरी से समझा देते हैं। माना कि ये जो बांसुरी है, मेरी जो ये बांसुरी है, ये हॉट स्पॉट है, नीचे से लावा वाला, ये मैग्मा वाला हॉट स्पॉट है, ठीक है। इसके ऊपर से प्लेट जा रही है, समझ रहे हो बात, ये मैंटल है, मैंटल। ऊपर से लिथोस्फेयर जो है वो जा रही है, इसके ऊपर से प्लेट ऐसे मूव हो रही है। कहीं इसमें मान लो हमारे हाथ में कोई कमजोर कमजोर सॉफ्ट जगह मिल जाए, तो ये जो लावा है वो फोड़ के ऊपर नहीं निकल आएगा। मान लो हमारे इन दो उंगलियों के बीच में यहाँ पे एक सॉफ्ट एरिया है, तो जब ऐसे हमारी प्लेट, ऐसे देखो, ऐसे प्लेट मूव हो रही होगी ऐसे, तो जैसे ही बांसुरी का मुंह ये उंगलियों के बीच में आएगा दोस्त, वैसे ये देखो, ये ओपनिंग मिल गई कि नहीं मिल गई उसको ओपनिंग, जैसे ही ओपनिंग मिल जाएगी सारा लावा जो है वो ऊपर आ जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज हुआ, और प्लेट ऐसे मूव करती जा रही है, यहाँ सॉफ्ट स्पॉट है, यहाँ सॉफ्ट स्पॉट है, यहाँ सॉफ्ट स्पॉट है, यहाँ सॉफ्ट, उस लाइन में जितना सॉफ्ट स्पॉट होता जाएगा, ऐसे निकला, फिर आगे बढ़ा ऐसे, फिर आगे बढ़ा ऐसे, फिर आगे बढ़ा ऐसे। तो आप समझ रहे हैं कि जहां सबसे देर तक प्लेट रुकी रहेगी, वहां खूब बड़ा लावा का जो है एक्सपेंस बनेगा, और बाकी स्पीड पकड़ लिया प्लेट ने तो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, जैसे पिचकारी से जैसे रंग नहीं मारते हैं, वैसे समझो कि अगर कोई देर तक रुका रहा तो पूरी पिचकारी उसके ऊपर खाली कर दी, और जो जाते आते तेज स्पीड से भाग रहा है उसमें जरा सा ही रंग लग पाया, वैसे ही। तो ये प्लेट मूव करती जाएगी, 1 2 3 4, जहां सॉफ्ट स्पॉट मिला, यहां पर 1 के बाद मान लो रुका रह गया तो सारा उड़ेल देगा, ऊपर फैल जाएगा पूरा। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। एक हॉट स्पॉट नीचे रहा है, उसके ऊपर इंडियन प्लेट जब मूव करी है, जैसे जैसे वैसे वैसे सॉफ्ट स्पॉट को फोड़ के चीजें निकली है। तो डेक्कन का जो पठार है वो इसी समय लगभग जो है वो बना था, जब 65 मिलियन ईयर से वो, जब वहां पर उस रास्ते में इक्वेटर के थोड़ा पहले, इक्वेटर के पहले वाली ये स्टेज है, फिर आगे जब बढ़ी है प्लेट, उसके बाद भी वो हॉटस्पॉट तो वही है, समझ रहे हो बात। तो वहां से फिर हॉटस्पॉट जो है वो उसमें लावा फेंकता रहा, फेंकता रहा, फेंकता रहा। एंड फॉर योर रेफरेंस, आई थिंक इट इज नेसेसरी फॉर मी टू एंड टुडेज क्लास विद गूगल अर्थ। स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? Are you able to see the screen, my dear friends? Okay. अच्छा चलो यहां पर ये देख लो, ताकि जब खुल ही गया है तो ये देख रहे हो, ये देख रहे हो कैसे फट रहा है जमीन, अलग हो रहे हैं दोनों इधर इधर, और बीच में क्या बन गया, रेड सी, यही जो अभी बता रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ो। जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो जादू देखो, जादू, नेचर का जादू देखो। देखो दक्कन का पठार कहाँ है, ये वाला इलाका है, कहो हाँ, ठीक है, देख रहे हो सब लोग। अब ये इंडियन प्लेट कैसे मूव हुई है, ऐसे ऐसे चलती गई है, चलती गई है, चलती गई है। मान लो आपके स्क्रीन का जो सेंटर है, आपके स्क्रीन के सेंटर में एक हॉटस्पॉट है नीचे पीछे की तरफ। यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इंडियन प्लेट मूव कर रही है, तो यहां पर आके खट से सॉफ्ट स्पॉट मिला और रुक गई, तो खूब उबला यहां से। आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं क्या? आपको कर्सर दिख रहा है? पता नहीं, आई डोंट नो। अच्छा कर्सर दिख रहा है, तब तो बहुत आसान हो गया। तो ये मान लीजिए इस इलाके में जब देर तक रुकी रही प्लेट, तो यहां पर खूब फैला, ऐसे फैल गया, खूब लावा फैल गया। उसके बाद फिर प्लेट चल दी प्लेट भाई, आगे चल दी, आगे चल दी, आगे चल दी, बढ़ती चली आई। ये देखो अब जहां जहां सॉफ्ट जगह मिलती गई, ये देखो जितना जितना सॉफ्ट जगह मिलता गया, वहां वो लक्षद्वीप, माले, मालदीव, देखते जाओ। ये देखो ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, ये देखो। आप समझ गए मेरी बात?
कोई कहा है, कोई पूछे आपसे कि ये रास्ता रहा है, देखो इंडिया का, इंडियन प्लेट का रास्ता दिख रहा है, कैसे इंडियन प्लेट इधर से गई है, ये रास्ता अपने पदचिन्ह छोड़ते हुए गई है मेरे दोस्तों। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, इजंट इट? अभी मैडागास्कर भी यही से टूटा है, अगर अगर मैं ठीक याद आ रहा है तो मैडागास्कर जो है यही से टूटा रहा है ना भाई। कई बार इंफॉर्मेशन बहुत नहीं रिटेन कर पाता हूँ। हाँ भाई मैं ठीक बोल रहा हूँ शायद। मेडागास्कर भी जो है वो यहीं से टूटा है, इसीलिए बहुत सारा बायोडायवर्सिटी का जो वो भी मैच है हमारे इंडियन प्लेट्स में उसमें, और यहाँ का बायोडायवर्सिटी यहाँ से नहीं उतना मैच करता है जितना इधर से मैच करता है, इफ आई एम रिकलेक्टिंग राइट। तो ये पूरी जर्नी इंडियन प्लेट की ऐसे गई है, और ये आइलैंड की जो सीरीज है उसी हॉटस्पॉट के ऊपर नीचे से निकलने से बना हुआ है। इज दैट अंडरस्टूड माई डियर फ्रेंड्स? So we will call it a day. Now we have done geologic time scale, universe we have done, earth we have done, earth's interior you have done, geological time scale we have done, continental drift we are done, plate tectonics we are done. Fine. तो what next? अब क्या पढ़ना चाहिए हमें आगे? अब भाई हमारा तो नियम है कि हमारे हमेशा ये रहेगा कि हम जिस चीज से पढ़कर खत्म करते हैं समझना अपना, वहीं से लिंक जुड़ जाए तो आगे की पढ़ाई वहीं से की जाए, तो आगे की पढ़ाई यहीं से कर लेते हैं। अगला क्लास आप कहिए तो इसे से शुरू करते हैं फिर, कि इंडिया में ये रॉक सिस्टम्स हैं तो कौन सा किस युग में बना है, आज उसकी परिस्थिति क्या है, अलग अलग रॉक्स और मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं, यही हमारा अगले क्लास का पहला स्लाइड हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली।